अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो एलामिया आया उसमें अहाता किया गया तमाम मसाइल जो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अहम चीज़ उसके अंदर ये कल देखने में आई, जो इससे पहले हमने DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि 9 मई के जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ ये एक शिकवा किया गया कि अभी तक उनका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ये कहा गया कि 9 मई के मुलजमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। कुछ तज़करा डिजिटल दहशतगर्दी का भी हुआ। इसकी डेफिनेशन वैसे ज़रूरी है कि डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म आखिर है क्या? क्या इसको यूं ताबीर किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले के अंदर बता चुकी है कि टेररिज्म की तारीफ क्या है, तो उसी को क्या हम जोड़ लें उसके साथ डिजिटल लगा के डिजिटली कोई वो वाली हरकत करेगा, यानी कि एट लार्ज लोगों को टेरराइज करेगा, तो उसको डिजिटल टेररिज्म कहा जाएगा? या फिर जिसको भी समझ लिया जाए कि ये पसंद नहीं आ रहा बयान, इसको डिजिटल टेररिज्म के इसको उस घेरे के अंदर ले आया जाए? इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। अलबत्ता इसके अलावा बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर कि कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो वीडियो लिंक से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो SOPs बने थे इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जो केसेस, जो हेयरिंग्स होंगी वो लाइव दिखाई जाएंगी। कल 4 से फैसला हुआ कि नहीं दिखाया जाएगा। SOPs के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये पिक एंड चूज हुआ है वहाँ पे? और कुछ दीगर अदालती मैटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं कि तारिक मतीन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ हाफिज एहसान साहब और आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, दोनों रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट्स हैं। आप दोनों को भी बहुत शुक्रिया। सर, मैं हाफिज साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, आप कुछ बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं मेरा ख्याल है हम चारों में से, और वो ये है कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और अभी तक 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसका बार बार शिकवा किया जाता है, शिकायत की जाती है। क्या वजह हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। उसकी 2 बड़ी वाज़ेह वजह है। एक उसकी वजह यह है कि इस सारे कंपोनेंट के अंदर 2 लॉज़ को अप्लाई किया गया था। एक वो लॉ था जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के सिविलियंस अगर इन जगहों पे जो नोटिफाइड एरियाज हैं या सेक्शन 2D12 और सेक्शन 59 की वायलेशंस करते हैं, अच्छा, उनको आप पाकिस्तान के मिलिट्री अदालत के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और उसका जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब उस मामले को चैलेंज किया गया आर्टिकल 184(3) के नीचे। और फिर उसके बाद जाके पहले उसको अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग पे कहा गया कि आप इस प्रोसेस को रोकें, हम फैसला करते हैं। और फिर उसके बाद जो है 23 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट आई और उसके अंदर जो ये प्रोविजंस थी 2D12 और मैं समझ गया। अच्छा हाफिज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, उसको अल्ट्रा वायरस कर मैं अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये समझ आई, देखने वालों को भी ये समझ आई है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चलेगा और ये शिकवा हो रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 जगह चल सकता है। इसको आप रेगुलर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी चला सकते हैं और इसको रेगुलर आप जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर भी चला सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे क्यों नहीं चल रहा? जो पहली वाली है, सिर्फ मुझे बात मुकम्मल कर देने दीजिएगा। उसके अंदर ये है कि वो जो वाला जो मामला पहले वाला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को उस जजमेंट को सस्पेंड किया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा हियरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आप इनकी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जो आपने प्रोसीडिंग्स की है, जितनी देर हम फैसला नहीं करेंगे। अब दूसरा जो कंपोनेंट था वो ये था कि जो आपने रेगुलर ट्रायल किया था, आपने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर या एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर, उसके अंदर डेफिनेटली हमारा पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ है। उसके अंदर जो हमेशा से होता आया है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई केस इस प्रोसेस के अंदर या इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाता है तो वो उस तरह ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती कि जिस तरह वो केसेस को फैसले चलान जल्दी जाए या उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आए। तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का, जिसकी वजह से दोनों साइड में उसके अंदर 9 और बाकायदा उसके ऊपर जोर है और उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई। ये अफसोस की बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हैरत भी है साथ ये मामला क्या है। आरिफ चौधरी साहब, आपके ख्याल के अंदर मतलब ये जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि हमारा जो वैसे ट्रायल कोर्ट्स हैं और जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो ठीक काम नहीं कर रही हैं, और या फिर आपके ख्याल में भी शिकवा ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही चलने चाहिए केसेस, तब जाके जो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे 9 मई के मुल्ज़िमान? देखिए जी, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मतलब ये है कि आपने ये तय कर दिया कि आपका अपना निज़ाम जो है, नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं
वो काम नहीं कर सकती, वो कोलैप्स हो गया सिस्टम। और किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि जहाँ हुकूमत जो कि जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने लोगों को इंसाफ फराहम करना है। ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस वाला पहला मरहला जो था या पहला कंपोनेंट जो था वो तो खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि आप की अदालतें जिन्होंने इंसाफ देना है जी, वो अदालतें खत्म हो गई। और दुनिया में कहीं भी सिवाय उन हालात में मिलिट्री कोर्ट यानी जहाँ बहुत गैर मामूली तौर पर दहशतगर्दी के लिए या यानी इस तरह की सिचुएशन जहाँ बैरूनी दुश्मन जो है उसने हमला किया हो और उन लोगों के ट्रायल जो है वार में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके ट्रायल करना, अदरवाइज अपने मुल्क के लोगों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करना इससे ज्यादा पूरे उस निजाम की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी हो सकती। सीधी सी बात है वो तो। बाकी बात ये मैं आपको एक अर्ज करूं, ये होना तो ये चाहिए था, इन्हें सवाल जिसका जवाब चाहिए था वो ये था कि अगर आप 9 मई की बात करते हैं तो 9 मई के ट्रायल से ज्यादा आप सबसे पहले तो ये तय करते कि क्या 9 मई के मुल्ज़मान जो है सही मानों में जो परपेट्रेटर्स हैं या जिन्होंने 9 मई का ये वक़ुआ जो है ये किया है उनको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है जो दुनिया में मारूफ तरीक़ेकार है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई इंक्वायरी हो। आप अपने ही मुल्क के अंदर जिन लोगों के साथ आपके सियासी इख्तलाफात हैं और ये चीज़ें आज बहुत ज़्यादा क्लियरली आ चुकी हैं कि किस तरह ये सारा मैनेज हुआ, किस तरह मैन्यूवर हुआ, कौन इन्वॉल्व था, कौन बेनिफिशरी है। और उसके बाद 8 फरवरी को भी जब सूरत हाल आई तो उसके बाद तो बाकी कोई कसर रह नहीं गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जोर मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल पे देने की बजाय आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तान को जो खदशात और ख़तरात जो इस वक्त दरपेश है जिनकी वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर डूब रहा है, दुनिया पूरी में आइसोलेट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं कर सके। आपकी अदालतें जो है वो उनको लोग मानते नहीं है। आपका अदालती निज़ाम जो है वो 145 दर्जे से भी नीचे चला गया है। तो आप अदालत से भी पहले प्रोसिक्यूशन, वो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसकी तरफ इशारा नहीं किया, एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ठीक तरह से नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है 9 मई के केसेस की। तारिक मतीन साहब, ये कौन है जिसमें इतनी जुर्रत है कि वो सही तरह से प्रोसिक्यूट नहीं कर सका 1 साल गुजरने के बाद भी? ठीक, अकबर वाजा साहब, आपको, आपके सभी शुरका को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने इब्तिदा में बात की थी, मैं पहले उसकी बात करना चाहूंगा कि दहशतगर्दी क्या है। मुझे बड़ा मायूस किया आपने कि आप कह रहे थे दहशतगर्दी क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में आप तारीफ ढूंढ रहे थे या जो हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो जो बताएंगे आप वहां तारीफ ढूंढ रहे थे। दहशतगर्दी की तारीफ जो है वो है जो हमारा थानेदार लिखेगा, यानी रऊफ हसन के मुंह पे 12 कट लगेंगे, मरते मरते बचेगा तो वो दहशतगर्दी नहीं है। और मानिका को थप्पड़ पड़ जाएगा तो 25 बंदों के खिलाफ मुकदमा होगा, 10 दफात लगेंगी, 780 लगेगी, वो दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी की डेफिनेशन जो है वो थानेदार लिखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखेगी। आप गलत सोच रहे, वो हमारे दहशतगर्दी ना कहीं उसके जुमरे में ना आ जाइएगा, उसके घेरे में ना आ जाइएगा। अच्छा खैर, देखिए इस मुल्क में तो कभी भी कुछ भी मुमकिन है, ये तो हमने देख ही लिया है। तो दूसरा आप जो पूछ रहे थे तफ्तीश किसने खराब की है, तो तफ्तीश उसने खराब की है जिसके मुताबिक एक लड़की है, उसका नाम है सनम जावेद। वो लड़की जो है वो लाहौर में नहर से कोर कमांडर हाउस तक पहुंची है, फिर वो वहां से एक स्टोर तक पहुंची है, फिर सामने एक बेकरी तक पहुंची है, फिर कुछ किलोमीटर दूर जो है वो जमान पार्क पहुंची है, फिर उससे कुछ किलोमीटर दूर वो एक थाने तक पहुंची है, फिर वहां से नून लीग के दफ्तर पहुंची है, फिर वहां से वो थाना कमर बशानी पहुंची है, फिर वहां से वो गुजरावाला पहुंच गई है। और हमारी अदालतें अब तक उसको इस अदालत से उस अदालत, इस अदालत से उस अदालत भेज रही हैं। तो ये वो लोग हैं जो तफ्तीश खराब कर रहे हैं, इन्होंने खराब की है तफ्तीश। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये टेररिज्म तारिक मतीन साहब ने तो बता दिया कि क्या है, मैं बाकी शुरुका से भी जानना चाहूँगा। इसकी तारीफ होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पता हो किसी को कि यार ये काम मैं करूँगा तो इट विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ डिजिटल टेररिज्म, वगरना किसी को कैसे पता चलेगा? ब्रेक के बाद पूछते हैं।
वेलकम बैक जी। डिजिटल टेररिज्म क्या है, इसकी तारीफ क्या है, हम कुछ जानना चाह रहे थे और ख़ास तौर पे हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ हैं, वो इस पर ज़रा बेहतर रोशनी डालेंगे। हाफिज़ साहब, क्या है क्या डिजिटल टेररिज्म और ये कोई काबिल ताज़ीर जुर्म है? बिल्कुल ये है। इसको आप इस तरह समझें बाजवा साहब कि जिस तरह डिजिटल क्राइम है, उस डिजिटल क्राइम के कुछ स्टेजेस आती हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये है कि आप किसी को डिफेम करते हैं, या उसके बाद ये है कि आप पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं या इस तरह का। लेकिन जब आप उसको हॉरिफाई कर देते हैं तो दुनिया भर के अंदर डिजिटल क्राइम को फिर डिजिटल टेररिज्म के अंदर कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपको रेगुलर क्राइम करते हैं, किसी को मारते हैं, तो शायद उसका ऑफेंस और है, लेकिन पब्लिक के अंदर जाके या इस तरह का एक टेरराइज उस चीज़ के अंदर करना, तो उसके ऊपर फिर आपका जो है वो टेररिज्म लॉ जो है अप्लाई करता है। तो ये कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है, सिर्फ उसके अंदर ये है कि जहाँ के ऊपर आप उस एक्ट को हॉरिफाई की तरफ चले जाएं या अपने पॉलिटिकल गेन्स की तरफ चले जाएं, या मुल्क के अंदर जो है एक आप ऐसा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को थ्रेट करना शुरू कर दें, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर ने वो लॉज बनाए। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एक अटेम्प्ट जो थी वो पीटीआई दौर के अंदर 2022 के अंदर आई थी, कि जिसके अंदर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन से। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये फॉल्स एक्यूजेशन से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से होता है, ये ट्रोलिंग से स्टार्ट होता है, और फिर उसकी डिग्री जो है वो बढ़ती जाती है। और वही हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया। दुनिया भर के अंदर डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हर मुल्क ने लॉज बनाए। सिंगापुर के अंदर अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो $1 मिलियन जो इसका फाइन है। मलेशिया के अंदर 7 से 14 साल इसकी सजा है। डेफिमेशन लॉ हमारे पास लॉ ही नहीं है। 2016 का जो पीका लॉ है उसके अंदर जो है फेक न्यूज को हमने आज तक डिफाइन ही नहीं किया। पहली दफा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको डिफाइन किया तो फिर आर्टिकल 19 के ऊपर चले जाते हैं, फिर 19A के ऊपर चले जाते हैं। क्या आर्टिकल 19 अनब्रिडल्ड पावर आपको देता है, ये इख्तियार देता है कि आप उस लेवल पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पीडीएम गवर्नमेंट जारी थी, जो लास्ट डे था गवर्नमेंट में, जो लास्ट डे था गवर्नमेंट का, उस दिन ये डेफिनेशंस पेमरा ऑर्डिनेंस के अंदर उसमें तरमीम करके गए थे कि ये डेफिनेशन ये है, मिस इन्फॉर्मेशन ये है, डिसइंफॉर्मेशन ये है, तो सारा कुछ है उसमें। पेमरा और आपका जो सोशल मीडिया दोनों डिफरेंट है। और पेमरा के अंदर भी आपने जब देखा कि जब गवर्नमेंट ने उसको करने लगे तो प्रेसिडेंट ने उसको रोका, और उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स आए और उन्होंने इस बैठ के फैसला किया कि होना चाहिए। हमें भी अपने लॉज को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। बरतानिया ने अभी कर लिया है, यूएई ने कर लिया है, अमेरिका ने कर लिया है, यूरोपीय यूनियन ने तो भी एक ड्राफ्ट लॉ भेजा है कि 2026 के अंदर क्या सिचुएशन होगी। हमारी टेक्नोलॉजी आगे निकलती जा रही है दुनिया भर की, और हमारे लॉज जो हैं वो पीछे चलते रह रहे हैं। तो किसी न किसी तरह हमने अपनी एक रेड लाइन जो है वो बरतानिया से तो आगे रेड लाइन जो है, चाहे आपकी फंडामेंटल राइट्स से बेहतर है। वो रेड लाइन काजी साहब ने भी खत लिख के बताया, बरतानिया से तो हम बेहतर हैं, वहाँ पे कौन से लॉज हमारा ज्यादा बेहतर है मामला इस वक्त पाकिस्तान में। आरिफ चौधरी साहब कि दुनिया के नहीं आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई एम्बेसडर जो आपके एम्बेसडर की जरूरत है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करे। हाफिज साहब अकेले काफी नहीं सर, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर ही है ना जजेस का। आपको पूरा मौका है। आरिफ चौधरी साहब से मैं आरिफ चौधरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। आरिफ चौधरी साहब, एक तो इस पे भी लेकिन पहले जरा हमें डिजिटल टेररिज्म समझा दें। हाफिज साहब की जो डेफिनेशन उससे मुझे समझ आई है कि वो डेफेमेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिसइन्फॉर्मेशन हो, फेक न्यूज हो, या वैसे किसी को आप ट्रोल भी कर रहे हो, तो दैट फॉल्स अंडर। नहीं मैंने उससे कहा है कि अगर उसको हॉरिफाई करेंगे, उस एक्सीड के ऊपर जाएंगे तो आएगा, अदरवाइज वो रेगुलर क्राइम ही है। मैंने ये नहीं कहा कि हर आरिफ चौधरी साहब हॉरिफाई करना, आप भी रोशनी डालें। तारिक मतीन साहब ने जिस तरह बात की थी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उनका अंदाज जो है वो बिल्कुल उसी तरह का है कि जिस तरह एक शायर ने ज़ोहर ने अपने दूसरे शायर असलम कौलसरी की तारीफ करते हुए शायरी की। उसे ये कहा कि असलम तेरा कलम भी ते सजना अजीबे करदा नवे सवाल जवाबा दे नाल नाल। तारिक मतीन साहब की गुफ्तगू के अंदर जुमले चंद जुमले, लेकिन उससे सारी की सारी वो कैफियत बयान हो जाती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेररिज्म क्या है और डिजिटल टेररिज्म क्या है। पाकिस्तान के अंदर हर वो कानून जो आपको सूट करता हो, इस्तेमाल जिसका आखिरी हद तक आगे एग्जैजरेटेड फॉर्म तक अपने सियासी मुखालिफ के लिए, वो उसे आप ये समझे कि वो टेररिज्म है। और
ऐसा बयान, ऐसी गुफ्तगू जो लोगों का बुनियादी फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उन्हें, लेकिन अगर वो किसी को सूट नहीं करती तो वो टेररिज्म और डिजिटल टेररिज्म के जुमरे में आती है। और इसके अलावा बाकी पाकिस्तान में रहते हुए कोई शख्स आइन की वजाहत करना चाहे और वो आइन की उन दफात को और उन शिकों को इस तरह यानी एकेडमिक अंदाज में अब वक्त नहीं रह गया। उसकी वजह यह है कि हमने सब कुछ देख लिया। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन जो है वो सारी की सारी पर्सन स्पेसिफिक है, एनिमी स्पेसिफिक है, यानी उसका सारे का सारा जोर ये है कि आपने किस तरह लोगों की आवाज को दबाना है। और फिर दूसरी बात ये, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अगर एक चीज जो है उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर देंगे तो वो टेररिज्म के जुमरे में आएगी। यार कमाल है, टेररिज्म जो है क्रिएट करना, हॉरर क्रिएट करना, खौफ पैदा करना, वो खौफ पैदा आप करते हैं तो ये इसका एक स्पेसिफिक नुएंसेस थे, एक स्पेसिफिक मीनिंग थी। मकसद ये था कि जो लोग यानी पब्लिक में ऐसे वाकयात करते हैं कि जिससे आम आदमी या लोग पब्लिक आमा जो है राय वो सारी की सारी खौफजदा हो जाए, यानी इस तरह की वारदात करते हैं, वो उसके लिए कानून जो था उसे ये बनाया गया था। और उसके बाद ये जो पब्लिक ओपिनियन है या राय का इजहार है, एक्यूजिशन है, फॉल्स भी होगी, तो उसके लिए तो तरीकेकार ये वो किसी जगह टेररिज्म में नहीं आती। टेररिज्म उसको आपने शिद्दत के साथ, चूंकि ये चाहते हैं कि हर चीज को इतना मैग्नीफाई कर दिया जाए कि दूसरे को आप अपने मुखालिफ को तय करने के लिए तरीकेकार जिस तरह पाकिस्तान में अब 9 मई का गलगला जो है वो हमेशा बुलंद हो रहा है। ना हमें ये ज़हन में रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत किस चीज की है। लेजिस्लेटर्स जो हैं वो सुबह शाम बैठे हुए इसी पे लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और जो मीटिंग्स होती हैं बड़ों की उस पे भी सारी की सारी बात यह है कि ये जो थोड़े बहुत ये जो लोग इख्तलाफ राय कर रहे हैं इनको, जिनका नाम आप मुझे ये बताएं कि आपकी अदालतों के पल्ले क्या रह गया है कि आज भी आपके पास एक शख्स पेश होता है तो उसका नाम नहीं, आप अदालत को किसने कहा है कि वो इमरान खान का नाम ना ले और उसे उसका बानी चेयरमैन की, यानी इसका मतलब ये है कि उनकी ताकत इतनी ज्यादा है जो डिजिटल टेररिज्म कहते हैं, जो 9 मई के लोगों को मेरा ख्याल है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और वो जो हाफिज साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी भी ये जुर्रत नहीं है कि वो कि ये जिक्र कर सके। तो ऐसी सूरत में अच्छा मैं उसी की तरफ से आना चाह रहा था तारिक भाई, ये जैसे हम बात कर रहे थे कि आप सब मैं जरा अब असल में टाइम आज का मैं आप सब मैं आगे बढ़ना है, वो पिक एंड चूज की बात हो रही थी जो आपने भी की और फिर आरिफ चौधरी साहब भी बात कर रहे थे। आपको लगता है कि इसी तरह से ये भी एक पिक एंड चूज है कि कौन से, वैसे तो एक एसओपीज बने हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में जो प्रोसीडिंग्स है वो लाइव दिखाई जाएं, जो लाइव नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, लेकिन ये कल वाला मामला जो था यहाँ पे भी कुछ सोचा गया, पिक एंड चूज किया गया, उसकी वजह से एसओपीज तो फॉलो नहीं हुए। वो खैर डिटेल डिसीजन आएगा उसके अंदर हमें पता चलेगा। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला सारा केस दिखाया था वो इससे कहीं ज्यादा टेक्निकल था। ठीक है अकबर, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाफिज साहब से एक सवाल आपकी कीजिए, शो आप कंडक्ट कर रही कर सकता हूँ? जी जी करिए सर करिए। हाफिज साहब बता रहे थे कि जब हॉरिफाई किया जाएगा तो फिर वो डिजिटल टेररिज्म होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कई दफा इमरान खान साहब के बारे में बात करते हुए कहा है, और ये ट्विटर पे भी आया, वैसे भी आया, हमें इस फितने का सर कुचलना है। क्या ये डिजिटल टेररिज्म है हाफिज साहब? तीन भाई देखिए, बात यह है कि मैं जिस एंगल से मैंने बात की है कि जब आप पाकिस्तान की रियासत या रियासत नहीं सर, मैं एंगल पे नहीं जा रहा, I'm really sorry, नहीं मैं बात सुन लेना, बात आप सुन लेना, एक सेकंड बात सुन जवाब दे दे आप सर, है टेररिज्म के लिए बात सुन, डिजिटल टेररिज्म है? नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। मुझे ये बताएं, मैं देखिए आप नंबर ये है कि वो जो जुमला जो है वो आपको वो जो जुमला जो है वो उन्होंने कहा वो मुनासिब नहीं है, नहीं कहना चाहिए। क्या हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को फितना कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या हमें लोगों की इज्जत जो है उसे उछालना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बात गलत है, जिस बात को गलत है उसको पीस मील्स के अंदर आप लेके ना जाए कि जी पीस मील्स
उसके अंदर। मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशनल मिलाइन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रही है या होती रही है, वो दुनिया के किसी मुल्क में एक्सेप्टेड है? आप जरा जाके चाइना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कर लें, आप अमेरिका देख लें, आप बरतानिया देख लें, किसी मुल्क में है उस चीज के अंदर? चाइना की तो खैर हाफिज साहब बीच में मिसाल ना दीजिए, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, चाइना के अंदर तो कोई और नहीं, टर्की देख लें, चले टर्की देख लें, मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, फ्रांस देख लें, किसी मुल्क के अंदर है इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर है? यहाँ निकले हुए हैं उसकी बात करें। पाकिस्तान सर वो देखें, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अनब्रिडल्ड पावर देता है कि मैं जिसकी मर्जी चाहूं पगड़ी उछाल दूं या जिस तरह की मर्जी। क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही जी? बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो बड़ा सवाल जबरदस्त उठाया गया, पाकिस्तान में दो कवानीन है। एक सूरत हाल ये है कि आप रोज हर प्रोग्राम जो है वो करते हैं टीवी पे, आपका जो भी केस चलता है, और अगर इमरान खान का केस आए तो और आप ये फैसला करते हैं कि नहीं जनाब इसे हम टेलीवाइज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अदालतें किसी के कहने पे किसी के अहकामात को बजा ला रही है। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा और ऐसी उसका डिसीजन आ जाना है सर। वो जो 4 हुआ है वो पढ़ के भी कुछ उसमें पता चल जाएगा, लेकिन नजर कुछ यूं आया कि यहाँ पे सिर्फ उन जो एसओपीज बनाए गए थे तारिक भाई, उनको फॉलो नहीं किया गया, पिक एंड चूज ही है। ठीक, देखिए इसी केस में हो ये रहा था कि समाअत बराह रास्त हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। इसी अदालत के जो रिपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने क्या बताया कि जब वो गए हैं, जब इमरान खान दूसरी बार वीडियो लिंक के जरिए पेश होने जा रहे थे, तो अदालत में पहले से कहीं ज्यादा सख्त चेकिंग थी। इमरान खान की तस्वीर लीक हो जाने के बाद बाकायदा दौड़ लगी हुई थी, उस एंगल पर सीसीटीवी कैमरा देखा जाए, कहां से लीक हुई, ये चेक किया जाए। क्या वो इमरान खान नहीं था? क्या उसकी शक्ल बदल गई थी? क्या उसके चेहरे पर कोई कट का निशान था? कोई तशद्दुद हुआ था? ऐसा क्या था? वो पहले भी इमरान खान था, वो अब भी इमरान खान है। क्या उसने कोई दाढ़ी रख ली, उस पर कोई तशद्दुद, कोई जुल्म हो गया जो उस वीडियो में नजर आ जाता, उस ऑडियो में नजर आ जाता, उस तस्वीर में पता चल जाता? तो इमरान खान पहले भी इमरान खान था, वही था, अब भी वही है। बदलना क्या था? कुछ भी नहीं। तो फिर परेशानी क्या है? ये हैरान कुन है और ये पिक एंड चूज का ही मामला है, क्योंकि उसी अदालत से हमें इसी केस में बराह रास्त समाअत मिलती थी, अब नहीं मिल रही। अब जब फैसला आएगा तो हम उसकी वजूहात जानना चाहेंगे। और बात यह कि दरखास्ती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हाफिज साहब, आरिफ चौधरी साहब खुद बता देंगे कि अगर दरखास्त गुजार को नहीं सुना गया तो फिर फैसले में क्या लिखा जाए। एब्सोल्युटली। और 55 मिनट इस सब सिर्फ इस मैटर के ऊपर चेंबर के अंदर जज साहब उसे बर्दाश्त करते हैं। 55 मिनट सामने खड़ा हुआ एडवोकेट जनरल जब बात कर रहा था तो उन्होंने जिस अंदाज से उसे वापस भेजा, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे हुआ। इस तरह का ये चीफ जस्टिस का ये इंसाफ का अंदाज है कि एक शख्स जो है उसको आप सुनते नहीं है, वो आप एडवोकेट जनरल है, लेकिन चूंकि आपकी मर्जी के खिलाफ बात कर रहा है इसलिए आप उसे कहते हैं। ये लास्ट मिनट है, मैं हाफिज साहब आपकी टेक क्या है सब मैटर के ऊपर? ये 55 मिनट इसको डिस्कस करने की कुछ जरूरत थी और फिर दूसरी तरफ को आपने सुना नहीं और ये एक फैसला दे दिया और फिर एसओपीज जो है उनके मुताबिक चलना चाहिए था ना। देखिए मैं आपको चीज बताऊं कि अगर सर 1 मिनट है, नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, इसमें कोई राय नहीं है। नंबर 2 ये है कि जब आपने लाइव ट्रांसमिशन को उसको कर दिया तो आप उसको चलने दें, क्या हरज है कि वो आके कहे। हाँ एक चीज़ की जा सकती है जिसके अंदर ये है, ये चौधरी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब आप किसी केस के ऊपर बात कर रहे होते हैं या जिस केस के मुतालिक होता है तो जज भी आपको यही कहता है कि जी आप इस केस से मुतालिक बात करें, और अगर कुछ के मुतालिक बात करना भी चाहे तो उसे भी कहते हैं कि उस तरह के रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ ये कर दिया जाए कि तो आपका चूंकि नैब का केस है, आप अपील के अंदर हैं, आप उस हद तक बात करें और उससे आगे बात ना करें जो कि मुनासिब नहीं है, तो बात सिर्फ बहस की जा सकती है। कोई कोर्ट नहीं होने देती, इररिलेवेंट तो वैसे भी नहीं होने देती। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, मैं और आप रोज देखते हैं ना, वो तो और चीज है उस चीज के अंदर। मैं उस चीज के अंदर हूं कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए और जब वो अपना मौकफ दें इस केस के अंदर वो दिखाना चाहिए ये कि तो हम भी कह रहे हैं। सवाल तो वैसे हाफिज साहब आपसे ये था कि क्यों नहीं हुआ। खैर बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब हमारे साथ थे, आरिफ चौधरी साहब और तारिक मतीन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे पर। डोनाल्ड ट्रंप वो पहले अमरीकी सदर बन गए हैं जो किसी जुर्म के मुर्तकब करार पाए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनका जुर्म साबित हो गया
अहम चीज़ ये है, वैसे तो अपील का उन्हें आगे और राइट मिलेगा, फिर जो जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम है, बट अहम चीज़ उसके अंदर ये है कि इलेक्शंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और रिपब्लिकन इस वक्त कहा यह जा रहा था कि बड़ा टफ मैच होता अगर वहाँ से जो बाइडन साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो जो पोल्स हैं जो अभी तो खैर बहुत अर्ली है वो कहना, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी स्काई रॉकेट कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो दोबारा सदर बन सकते हैं अमेरिका के। लेकिन ये फैसला आ गया है। सईद फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया है। ये सर कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है, दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, या फिर कैंडिडेट हुआ तो जीत जाएगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा। देखिए, जो लाइन ऑफ एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार की, जो 2020 के सदारती इंतखाबात हुए 6 जनवरी 2021, आपको याद होगा कि इन्होंने कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर डाली, एक बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी, लोगों को मोबिलाइज कर दिया। उसके बाद से जो इनकी टाइमलाइन आप देखें, इनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो वो टोटली उस पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही थी जो यूएस की एस्टैब्लिशमेंट को कम से कम इस डेकेड के अंदर कंटिन्यू करनी है। उसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज चाइना का इशू है, उसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज, फिर आप आगे आकर देखें तो यूक्रेन की वार और अब तो गजा वार जैसी चीजें भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि उन्होंने यूक्रेन की जंग होने ही नहीं देनी थी, 24 आवर्स में उसको सेटल कर देना था अगर वो प्रेसिडेंट होते, और यही चीज लेकर वो कैंपेन भी करते रहे हैं। और ये बड़ा अहम है कि उनकी जो हार्डलाइनर पॉलिसी समझी जा रही है, पावर कॉरिडोर जो यूएस में है, दैट्स व्हाई उनके लिए स्पेस विद इन दी पावर कॉरिडोर्स नहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मुझे आपकी बात से समझ ही आई, देखने वालों को भी जरा मजीद उसमें क्लैरिटी दे दीजिएगा कि अमेरिकी रियासत की जो प्रेफरेंसेज हैं, जो वो चाहते हैं कि ये मामला हो, और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ जंगों से रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप की सोच उनसे मुखालिफ है, उनसे मुख्तलिफ है। इस वजह से ये कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये केस चलाया गया और फिर इसके अंदर जुर्म साबित हुआ, इलेक्शंस में नहीं जाने देना था। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन द स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के। वो इसमें शक नहीं है, क्योंकि इस पूरे टेन्योर में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का गुजरा, आप की लेजिस्लेशंस देखें, उसमें रिपब्लिकन्स ने बहुत टफ टाइम दिया है डेमोक्रेट्स को, स्पेसिफिकली क्योंकि 2022 के फरवरी में वार स्टार्ट हो गई थी यूक्रेन की, और फौरी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को डिफेंस एड जो है, मिलिट्री असिस्टेंस वो यूक्रेन को प्रोवाइड करनी थी। उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए थी इन्हें ऐवान नुमाइंदगान से, सेनेट से। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां पर 221 मेजोरिटी रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने कोई ऐसी जो प्रोसेस है वो नहीं होने दिया, और वो चीजें लिंगर ऑन रही, और अब जाकर बार्गेनिंग के साथ ये चीजें हुई हैं। यानी इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 वीक्स बैक जो यूक्रेन के लिए डिफेंस असिस्टेंस मंजूर की, तो उसमें भी डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स के साथ गिव एंड टेक करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज जो ट्रंप के हामी लोग रिपब्लिकन्स कह रहे थे कि जी हमारे टैक्स का पैसा बाहर की जंगों में क्यों जाए, पहले इराक में बहुत हो चुका, अफगानिस्तान में बहुत हो चुका, और बहुत सारी जगहों पर तो डिजास्टर हुए। यानी अफगानिस्तान के मामले पर तो यहाँ पर हियरिंग्स भी हुई, और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हें काफी टफ टाइम दिया गया उन सेनेटर्स की तरफ से, उन लॉ मेकर्स की तरफ से जो रिपब्लिकन है और जो काफी ज्यादा वोकल है यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के उस टैक्स मनी का, जिसको लेकर वो सारी अभी भी कैंपेन कर रहे हैं जी कि ये टैक्स का मनी बाहर क्यों जाए। तो यही वो बेसिक चीज है कि हम अपना फैसल साहब, बाहर अब ये कहा जा सकता है विद सर्टेनिटी, ये कहा जा सकता है श्योरिटी के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार नहीं होंगे, या भी कुछ चांस है? नहीं, अभी अमेरिका का जो बुनियादी कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। 3 चीजें हैं, 14 साल से आप अमेरिका में रह रहे हूँ, आप बुनियादी तौर पर अमेरिका में पैदा हुए हूँ, और आपकी उम्र 35 साल हो, तो आपके ऊपर कोई जुर्म लगा हुआ है, आपका कोई केस डिले है, या आपके ऊपर कोई चीज इवन साबित भी हो चुकी है, आप एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आप बिल्कुल स्टैंड कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी अभी भी बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं। अभी बात जो हो रही है, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर 11 जुलाई को फर्द जुर्म आयद हो जाती है, जिसमें अभी बड़ा गैप है, तो बीच में उनके पास अपील करने का हक है। जब वो अपील करेंगे तो काफी ज्यादा वो टाइम गेन कर लेंगे।
टाइम जब वो गेन कर लेंगे तो इस वक्त में मजीद ऐसी जो लीगल प्रोविजंस है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो उनका एज फैक्टर है और जो उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, जो 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनने इनके ऊपर यानी आर्टिकल 14 जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो शिक 3 है उसके तहत इनके खिलाफ वहाँ की रियासती जो अदालतें हैं उनने इनके खिलाफ फैसले दे रखे हैं कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि इनने 6 जनवरी को पार्लियामेंट पर हमला करवाया और ये किसी सूरत अहल नहीं हो सकते। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो उसने खत्म कर दिया था कि ये मामला, क्योंकि अमेरिकी आइन की जो आर्टिकल 14 उसकी शिक 3 ये कहती है कि कोई शख्स अगर फैसल भाई व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, देखने वालों को भी जरा समझा दें कि अभी जूरी ने उनको कहा है कि इनका जुर्म साबित हुआ जूरी में, अभी उसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के पास चांसेस हैं दैट ही मे स्टिल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड क्या पता उसके बाद इलेक्शंस के बाद नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। जी, वो अगर इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है वो फिर भी एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे, वहां पर भी ये तय होना है कि वो ऑफिस कैसे चलाएंगे। लिटरली यूएस का कानून बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल भाई, चूंकि मेरे वक्त कम है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था वो रह गया था, लोगों का रिएक्शन वहां पे क्या है इस सब खबर के बाद, और ओवरऑल रिपब्लिकन्स का जाहिर है, लेकिन सुना है कि काफी पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप वहां पे। जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान वार के बाद यूएस की जो इकॉनमी है उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आया और बाद में मजीद 2 जंगें इन्होंने शुरू कर रखी हैं और वो सारा बर्डन इकॉनमी पे है। तो जॉब्स से लेकर मार्केट में जो इकॉनमी से लिंक्ड चीजें हैं, जो इन्फ्लेशन का मामला है वो काफी ज्यादा बुरा है। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दौर आप देखें वो निस्बतन बेहतर कहा जा रहा है, यहाँ लोग उसको बेहतर करार दे रहे हैं, तो वो ये बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि वो उसी शख्स को यहाँ लाएंगे जो अमेरिका की बात करें। तो ट्रंप तो बात ही करें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक दीजिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह।